हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए उसको और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आज हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड और जैव अणु नामक चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो आज इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह बताऊँगा, है ना। तो उसको आपको याद रखना होगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हालांकि आपको सेटअप भी बड़ा दिख रहा होगा, है ना। तो मैंने आपके लिए ही किया है। जो बोर्ड होता है वाइट बोर्ड, इसको मैंने नया खरीदा है। बाकी यहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। बाकी आपको स्क्रीन तो बड़ी दिखाई दे रही होगी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ाने के लिए। तो आज है इसका फर्स्ट वीडियो, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे न्यूक्लिक एसिड का। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। आपने कहीं न कहीं इसको जीव विज्ञान अर्थात बायो के अंदर देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कहाँ होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी होती है, वो बॉडी किससे मिलकर के बनी होती है? तो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और कोशिका के अंदर हम जाते हैं तो कोशिका के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? केंद्रक देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और केंद्रक के अंदर आप जाके देखोगे तो आपको वहां पर क्या मिलते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम्स मिलते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर आप जाके देखोगे दोस्तों तो वहां पर आपको न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। हालांकि क्रोमोसोम होते हैं वो दो लोगों से मिलकर बना होते हैं, एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड आपको पता है दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, बाकी वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं हेरिडिटी क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होता है। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा शक्ल होती है वो अपने पिताजी से माताजी से मिलती जुलती होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वही है कि आनुवंशिक लक्षण इसको बोलते हैं। पूरे पूरे तो नहीं आते हैं, बट हम कह सकते हैं कि कुछ लक्षण होते हैं, थोड़े बहुत वो हमारे अंदर आ जाते हैं। बाकी इसी के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं हेरिडिटी क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है। तो प्रत्येक प्रजाति की किसी पीढ़ी के गुण उनके पूर्वजों से मिलते जुलते होते हैं। इन विशिष्ट गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण के लिए कोशिका में स्थित नाभिक उत्तरदायी होता है। तो नाभिक उत्तरदायी क्यों होता है? क्योंकि नाभिक के अंदर दोस्तों क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए वगैरह होते हैं। तो वो उस पर डिपेंड होता है, यानी कि मुख्य रूप से नाभिक उत्तरदायी होता है इन लक्षणों के लिए। जीवों के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। बाकी क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन लिखी गई है कि किसी सजीव कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। बाकी क्रोमोसोम्स दो लोगों से मिलकर के बने होते हैं, एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है वो जैविक कोशिकाओं में, यानी कि जीवों के अंदर कोशिका होती है उसके अंदर उपस्थित है। या सर्वप्रथम जो उपस्थिति का पता लगाया था वो किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो वो लगाया था दोस्तों माइसर ने 1870 में। कब लगाया था? माइसर ने 1870 में। बाकी न्यूक्लिक एसिड की हम बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डीएनए, एक होता है आपका आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बाकी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन को समझते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनका रासायनिक संगठन की अगर मैं बात करता हूँ तो जिस प्रकार से जो अल्फा एमिनो अम्ल थे उसका अगर संगठन करेंगे, मतलब इसका हम बहुलीकीकरण करेंगे, तो इससे क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है
इसका हम बहुलीकरण करते हैं या उसका जो बहुलक होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या दोस्तों इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लिक अम्ल। तो मतलब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनका अगर बहुलीकरण होता है वही क्या होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। पढ़ लीजिए आप लोग, अल्फा एमिनो अम्लों के संघनन बहुलीकीकरण से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये इसका टॉपिक नहीं है, हालांकि इसको समझ लीजिए ऐसे ही, आगे मैंने पढ़ा है प्रोटीन वगैरह तो इसमें आपको समझाया था। उसी प्रकार अनेक न्यूक्लियोटाइड होते हैं इकाइयाँ, वो एक श्रृंखला में जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड होते वो अनेक न्यूक्लियोटाइड एक ही श्रृंखला में जुड़ने से, ठीक है, एक श्रृंखला में जुड़ने से न्यूक्लिक अम्ल बनता है। अतः ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। तो चाहे आप इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहो चाहे आप इसको न्यूक्लिक अम्ल कहो। अब हम समझते हैं कि यदि हम लोग डीएनए अथवा आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए का पूर्ण जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, पूर्ण जल अपघटन करते हैं। मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ, इसको आप लोग पूर्ण जल अपघटन करते हो तो आपको 3 तरह की चीज़ मिलेगी इसके अंदर, मतलब केमिकल कंपोजिशन के अंदर। फर्स्ट आपको मिलेगा पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा मतलब 5 कार्बन युक्त शर्करा मिलेगी आपको, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक मिलेगा आपको, या विषम चक्रीय क्षारक कह सकते हैं आप इसको। और तीसरी जो चीज़ आपको मिलेगी दोस्तों वो होगा फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल, या चाहे तो उसको आप अकार्बनिक फॉस्फेट समूह भी कहते हैं। तो आपको 3 चीज़ें मिलेगी यदि आप डीएनए आरएनए का पूर्ण जल अपघटन करोगे। तो पेंटोज शर्करा 5 कार्बन युक्त श्रृंखला मिलेगी आपको शर्करा, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षारक यौगिक मिलेगा आपको, एंड फॉस्फोरिक अम्ल या अकार्बनिक फॉस्फेट समूह। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको समझते हैं। यदि हम बात करते हैं पेंटोज शर्करा इकाई की, पेंटोज शर्करा इकाई की बात करते हैं, इकाइयाँ, ठीक है, इकाई नहीं, एक इकाई नहीं होगी, इकाइयाँ होगी। पेंटोज शर्करा इकाई की बात करेंगे, इकाइयाँ की, तो दोस्तों इसमें आपको 2 इकाइयाँ मिलेगी। फर्स्ट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और आपको सेकेंड जो मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी बीटा D राइबोज शर्करा। कितनी आपको मिलेगी दोस्तों शर्करा इकाइयाँ? 2, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा और बीटा D राइबोज शर्करा। आपको पता होगा कि ये किसके अंदर पाई जाएगी, तो दोस्तों ये पाई जाएगी डीएनए के अंदर और ये पाई जाती है आरएनए के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो पेंटोज शर्करा है 5 कार्बन युक्त, ठीक है, शर्करा, तो इसकी संरचना को हम बनाते हैं। इसमें मैं आपको, हालांकि इसकी हावर्त संरचना ही बनाई गई है किताब के अंदर, बट मैं आपको दोनों बना के बताऊंगा, चक्रीय प्लस हावर्त। तो आपको मैं पहले चक्रीय बनाता हूँ, फिर उसी के माध्यम से हम लोग हावर्त बनाएंगे। आपने पिछले वाले लेक्चर को देख रखा होगा, प्रीवियस लेक्चर को, तो आपको समझ में आ गया कि हावर्त क्या होता है, चक्रीय संरचना क्या होते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए चक्रीय संरचना कैसे बनेगी, तो देखते हैं हम लोग। कार्बन, इस कार्बन के यहाँ पर होता है H, बीटा इसका मतलब आपको OH होता है, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बनाना है। और कार्बन कितने बनाने? 5। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक नीचे 5। तो 5वें कार्बन को आपको क्या करना है, CH2OH लिख देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, अगर नहीं पता चल रहा तो आप काउंट भी कर सकते हो। देखिए 1
2 3 4 और ये 5, 5 कार्बन हो गए। अब इसमें पहला कार्बन है और फोर्थ कार्बन, इसके मध्य आपको मतलब ये चक्रीय संरचना बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर समूह होता है, वो हट जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन बीच में आकर के आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर H लगा देने का है और यहाँ पर आपको लगा देने का है दोस्तों OH। बाकी यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब ऐसा कैसा मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, सेम इसके जैसा यहाँ पर मैंने बना दिया, लेकिन दोस्तों ये मैं बना रहा हूँ बीटा डी राइबोस के लिए और ये मैंने बनाया है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस के लिए। अब इसमें जो आपका सेकेंड वाला कार्बन, ये कार्बन है, यहाँ पर H है और इधर भी H है, बट आपको सेकेंड वाला जो कार्बन है बीटा डी राइबोस मतलब RNA के अंदर, इसके अंदर आपको सेकेंड वाले कार्बन में इधर राइट साइड में OH करना है। जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में क्या है H, तो यहाँ पर आपको क्या करना है OH। हालांकि आपको समझ में तो आ चुका होगा कि यहाँ पर H तो है तो H आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोस्तों ऑक्सीजन आने से बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक कम है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक ज़्यादा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं डीऑक्सी। डी का मतलब होता है कमी, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन की। तो ऐसे शर्करा राइबोस शर्करा जिसके अंदर एक ऑक्सीजन की कमी है वो कहलाता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जो कि होता है DNA, और इसमें कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन है आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता से मैं आगे बना रहा हूँ इसकी हावर संरचना DNA की, और इसकी मैं बना रहा हूँ इधर हावर संरचना। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसा है वैसा ही करना है। ये जो ऑक्सीजन है उसको आपको ऊपर लिख देना है ऐसे। ठीक है, बाकी आपको 4 कोने बनाने हैं, 5 कोने नहीं बनाने, 4 कोने। देखो, एक इधर कोना मतलब कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, इधर 3 और नीचे एक आ जाएगा 4। 4 कोने हो गए ऐसे। बाकी कुछ नहीं करना, लाइन खींच देना ऐसे, कैसे, ऐसे। अब समझना ध्यान से, CH2OH मैं इधर लिख रहा हूं उसको, देखिए CH2OH लिख दिया। ये जो H है ये वाला, इसको आपको इसके नीचे लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ कार्बन क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गिनती भी कर सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 4 का H ये वाला इधर आ गया। बाकी एक सिरा है वो इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, एक सिरा होता है 4 का, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब आपको जो जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं आपको ऊपर लिख देना है, और जो जो राइट साइड में दिख रहे हैं उसको आपको नीचे लिख देना है। सिंपल। देखिए, OH ऊपर है, इधर आ गया, H ऊपर आ जाएगा, ये H, ये नहीं है, ये इधर आ गया। ठीक है, अब HOH, तो देखिए H फर्स्ट, H और OH, तो ये बन गया आपका ये वाला। ठीक है, हालांकि आपको किताब में यही मिलेगा, इसको ध्यान रखना इस चीज़ को। ये है आपका बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। सेम आपको इसको करना है। बस आपको यहाँ पर H दिखाई दे रहा है सेकेंड कार्बन पर, इधर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। बस कुछ नहीं करना है। देखिए, ऑक्सीजन लिख दिया ऊपर, आपको 4 कोने बना देने ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4, और एक कार्बन ये वाला CH2OH ये ऊपर आ जाए तो 5 कार्बन हो जाएंगे CH2OH। ये जो H होता है वो आपको इधर लिख देने का है। ठीक है, बाकी आपको लेफ्ट साइड में बाकी कौन बचे, OH H H बचे, तो OH आपको इधर जोड़ देने का है, H इधर इधर। बाकी यहाँ पर क्या रखा, H OH OH, तो यहाँ से आ जाएगा H OH OH। ये किसका बन गया, ये बन गया बीटा डी राइबोस का, यानी कि RNA का। RNA की हावर संरचना भी कह सकते हैं आप लोग,
या इसकी जो आपने न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे उसकी इकाइयाँ, ठीक है, इसकी संरचना। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, ठीक है। बीटा डीऑक्सीराइबोज का यहाँ पर ये पूरा बनाया गया है। ये इसको बोलते हैं चक्रीय संरचना, ठीक है, इसको बोलते हैं चक्रीय संरचना, और इसको बोलते हैं हावर संरचना। हावर संरचना, इसको हावर संरचना बोलेंगे, हावर्त, इसको बोलते हैं चक्रीय संरचना। चक्रीय की सहायता से आप बना सकते हो उसको। बाकी आपको चक्रीय नहीं याद रखनी है, इसमें ये और ये याद रखना, हावर संरचना। तो दोस्तों इसमें हमने केवल एक ही कंप्लीट किया, पेंटोस शर्करा को। बाकी दो बचे नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षारक, फॉस्फोरिक अम्ल या अकार्बनिक फॉस्फेट समूह। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बाकी आपको जो भी इसमें पढ़ाए हैं उसको याद कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।